आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। भारत में एक गरिमामय लोकतांत्रिक परंपरा रही है, मगर आज वह पनौती, पापी, बाप वगैरह वगैरह पर आ गई है। आज की जो राजनीति है वह कितनी ओछी और सतही हो गई है, इसका अंदाज़ा दिलाने के लिए आपके सामने एक वाकया रखता हूँ। गुजरे वक्त को सामने रखने के बाद जब आज को आप देखते हैं तो आईने में दोनों तस्वीरें आपको साफ साफ नज़र आती हैं। फिर यह अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। आज की जो राजनीतिक लड़ाई और चुनावी जहरबोल है, उसको देखने समझने से पहले मैं आपको आज से लगभग 17 साल पहले लेकर चलता हूँ। बात 2006 की है। संसद का शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन चल रहा था। समूचा सत्र अनाज के बदले तेल घोटाला मामले पर हंगामे से भरा हुआ था। तब कांग्रेस के नेता और विदेश मंत्री नटवर सिंह घेरे में थे। लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे सोमनाथ चटर्जी। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ मोर्चा थाम रखा था। सदन में हंगामे को देखते हुए स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कुछ सरकारी कामकाज बीच में निपटा लिए। उन्होंने हंगामे पर या विपक्ष के सवालों पर ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर के एनडीए के नेता बिगड़ गए और उन्होंने सोमनाथ चटर्जी का बहिष्कार किया। स्पीकर उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बाकायदा चिट्ठी लिखी गई। चूंकि वाजपेयी एनडीए के नेता थे, इसलिए उस चिट्ठी पर पहला दस्तखत अटल बिहारी वाजपेयी का ही था। इस चिट्ठी को देखते ही सोमनाथ भावुक हो गए। उन्होंने फौरन इस्तीफा देने का फैसला किया। उनका मानना यह था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी को मेरी ईमानदारी पर शक है या उनको लगता है कि मैं पक्षपातपूर्ण काम करता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी नहीं बरत रहा हूं, तो फिर इस पद पर मेरे रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। यह बात जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी को पता लगी, वे भागते हुए सोमनाथ चटर्जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखिए, आप नाराज मत होइए। अब वाजपेयी सोमनाथ चटर्जी से कह रहे हैं, और आप स्थितियां देखिए, एक नेता ठेठ खांटी वामपंथी और दूसरा नेता खांटी दक्षिणपंथी। सिद्धांतों के आधार पर दोनों एक दूसरे के ठीक खिलाफ। वाजपेयी ने कहा कि सोमनाथ दा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? मुझे निजी तौर पर आपकी ईमानदारी को लेकर के रत्ती भर भी शक नहीं है। आप शानदार इंसान हैं, आप बेहतरीन स्पीकर हैं, लेकिन आप मेरी बात समझिए। मैं जहां हूं उसको भी देखिए। मैं एनडीए का नेता हूं, इसलिए आपके खिलाफ जो चिट्ठी आएगी उसमें सबसे पहला दस्तखत मेरा होगा। इस तरह से वाजपेयी ने सोमनाथ चटर्जी को मनाया, और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद सोमनाथ चटर्जी ने स्पीकर का कार्यकाल पूरा होने के ठीक पहले कही थी। विरोध तब भी था, लेकिन कैसा था, यह बताने के लिए मैंने आपको यह वाकया सुनाया। और इन दोनों नेताओं, अटल बिहारी वाजपेयी और सोमनाथ चटर्जी, ये दोनों एक साथ समकालीन, दोनों 10 बार सांसद रहे और दोनों 1984 का चुनाव अपना अपना हारे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हाथों सोमनाथ चटर्जी और मध्य प्रदेश में माधवराज सिंधिया के हाथों अटल बिहारी वाजपेयी। और मैं फिर कहूंगा कि दोनों नेता पार्टी सिद्धांत के आधार पर दो सिरों पर, मगर एक और कहानी है इन दोनों की। इमरजेंसी के दौरान सोमनाथ चटर्जी की पासपोर्ट रिन्यूअल की ज़रूरत थी। वो विदेश जाना चाहते थे। पासपोर्ट विदेश मंत्रालय में जमा हुआ, लेकिन वापस नहीं हुआ। सोमनाथ दा ने तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर हुआ करते थे, उनसे कहा कि मुझे बाहर जाना है, पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए मैंने अर्जी लगाई है, पासपोर्ट भी दे रखा है, लेकिन वापस नहीं आया है, आप थोड़ी मदद कर दीजिए। मगर हुआ कुछ नहीं। इमरजेंसी खत्म हुई, चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए। सोमनाथ चटर्जी ने तब वाजपेयी से अपनी दिक्कत कही और वाजपेयी ने तुरंत उस पर काम करने का आदेश दिया और उसी दिन शाम को एक अधिकारी जाकर के सोमनाथ चटर्जी को पासपोर्ट दे आया।
दो ऐसे नेता जो संसद में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते थे, एक दूसरे का विरोध कर रहे होते थे, बुनियादी सवालों पर टकराव रखते थे, लेकिन वो लोकतांत्रिक माहौल के भीतर था। जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं थी, लक्ष्मण रेखा थी, उसके दायरे में एक वो दौर था। ऐसी सैकड़ों कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन अब बात इन दिनों की करते हैं। हम कहां आ गए हैं, राजनीति कहां खड़ी है। पिछले कुछ साल से जो राजनीति चल रही है उसको मैं आपके सामने अब रख रहा हूं। ताजा मामला अभी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती वाले जिस बयान से राहुल गांधी ने माहौल गरमाया या बिगाड़ा, उसको कांग्रेस के छोटे बड़े नेता अब आगे बढ़ा रहे हैं और यह पनौती विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता, दूसरी तरफ एनडीए खेमा के नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी समेत एनडीए में जितने भी दल हैं उनके लिए सबसे बड़े सियासी ब्रांड हैं और उनके ऊपर कोई भी जहर बोल एनडीए के नेताओं को नाराज करेगा, उनकी बौखलाहट बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जाहिर सी बात है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं को राहुल गांधी में उम्मीद नजर आती है, खास करके कांग्रेस को। यही वजह है कि दोनों खेमों के बीच में तनातनी बढ़ती जा रही है और दोनों खेमों के बीच जारी जुबानी जंग की वजह से देश का सियासी माहौल गंधलाता धुंधलाता जा रहा है। राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि पता नहीं चल पा रहा है कि कहां जाकर के रुकेगा, कितने निचले स्तर पर जाकर के थमेगा। आज की राजनीति को हम भारतीय लोकतंत्र के गुजरे समय के सामने रखेंगे तो हमें असलियत का अंदाजा होगा कि अब हम कहां आ गए। विरोध और जुबान की जंग कैसी चल रही है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिया गया बयान आपने पिछले 2 दिनों में सुना होगा, लेकिन मैं फिर सुनाना चाहता हूं ताकि इसी से आगे कड़ियां जुड़ती और बढ़ती चलेंगी और आपको पूरी तस्वीर दिखेगी और समझ में आएगी। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं, एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। चला जाएगा, हरवा दिया, पनौती मोदी। मन से बाहर जब इस तरह के शब्द आते हैं तो मन का मैल कितना है और कैसा है इसका अंदाज़ा होता है। राहुल गांधी ने समझे विधानसभा के इन चुनाव में जो लाइन लेंथ दी, उस पर खेल आगे बढ़ चला है। राहुल की टीम के कई नेता बारी बारी से उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, लगे हाथ अपनी तरफ से कुछ जोड़ भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। इस खेल में लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता भी उतर गए हैं जो अपने अंदाज में सुनाने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव को जरा आप सुनिएगा। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ। He did not mention anybody's name. Okay, he just said Panauti. So if people think that the Prime Minister is Panauti, then it is up to them, no? Even maybe वो उनकी दिल की बात सबकी जबान पर आ गई, अभी क्या कर सकते हैं। अभी ना उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, ना उन्होंने किसी और का नाम लिया। पनौती बोलते ही बीजेपी क्यों इतना मचल रही है। हाँ? ये प्रियांक खड़गे हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बेटे। ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्हें पनौती कहा। राहुल गांधी का बयान मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता बिना सुने बगैर ही अपनी तरफ सफाई देने लगते हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा,
पीएम का मतलब पनौती मोदी। आपने बयान सुना, और ये साहब कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया। क्या आकल लगाते हैं और किस तरीके से आप बचाव करते हैं। राहुल गांधी के पनौती वाली लाइन को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पकड़ लिया है। विदेश के प्रधानमंत्री के लिए पाप, या उससे अगर आगे मैं ठीक से समझाऊं तो पापी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि टीम इंडिया लगातार जीत रही थी, जैसे ही पापी स्टेडियम में उतरे टीम औंधे मुंह गिर पड़ी। बताइए क्या बात है। वैसे ममता बनर्जी भी बहुत कुछ बोल चुकी हैं। वर्ल्ड कप को फाइनल अगर कोलकाता में होता, यानी कि ईडन गार्डन में, या मुंबई के वानखेड़े में होता तो भारत जीत जाता। वो तो चला गया गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इसलिए अपशकुन लग गया, किस्मत खराब हो गई और हम हार गए। ये पापी। सुनिए। আমি তো এখনো বলতে পারি ইন্ডিয়ার ফাইনাল যদি কলকাতায় হতো বা ওয়াংকাড়াতে হতো আমরা জিততাম। আমাদের ছেলেমেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায় সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। ইভেন খেলতে গিয়েও বলেছিল নীল পরা যাবে না, প্লেয়ারদের আপত্তিতে সেটা খাটেনি, তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানে মনে রাখবেন পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে। এত ভিতুর দল আমি দেখিনি। दुनिया में हर चीज़ की लगाम हो सकती है, लेकिन नेताओं की ज़ुबान बेलगाम रहती है। वक्त के मुताबिक, मौके के मुताबिक जितनी हो उतनी फेंक दो। ममता बनर्जी वही कर रही थी। कोई किसी कम दिखना नहीं चाहता है। इस मसले पर ओम प्रकाश राजभर एक नेता है उत्तर प्रदेश के। वो बीजेपी से बाहर चले गए थे, अब एनडीए के भीतर आ गए हैं। उनको अपना स्कोर बढ़ाना है तो जुबान की लगाम वो भी छोड़े हुए हैं। वे राहुल गांधी को पनौती साबित करने में जुट गए हैं। पनौती तो पनौती कांग्रेस के लिए भी है। 14 में चुनाव हारी कांग्रेस, पनौती न थी। 17 और 22 में यूपी में चुनाव हारी, पनौती था। 19 में भी कांग्रेस हारी, उसके लिए पनौती था। और 24 भी उनके लिए पनौती है। ये सवाल बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से बहुत सारे नेता कर रहे हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री को मैच देखने जाने और भारत के हार जाने के चलते पनौती कह रहे हैं, तो 2013 में जब से आप पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए उसके बाद से 2023 तक कांग्रेस लगातार चुनाव हारती चली गई, और 2019 में आप अमेठी की लोकसभा सीट जो अपनी है वह भी गंवा बैठे। तो फिर कांग्रेस के लिए, अपनी पार्टी के लिए क्या आप पनौती नहीं हैं? ये सवाल हो रहा है। पनौती विवाद अब पोस्टर वॉर में भी तब्दील हो चुका है। कांग्रेस प्रधानमंत्री को पनौती आजम, अब कुछ भी कह लीजिए, सदर पनौती, पनौती आजम, जो मन करे कर लीजिए, लेकिन बता रही है। और वैश्विक खेमा इससे पूरी तरह प्रचारित करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी पलटवार कर रही है, गांधी परिवार को ही देश का असली पनौती साबित करने में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा एक अखाड़ा नजर आएगा। दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार निशाना साध रहे हैं और उनके लिए अपमानजनक भाषा धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि इधर के लोग उधर के लिए, उधर के लोग इधर के लिए। अगर आपको राजनीति का असली स्टैंडर्ड देखना है तो सोशल मीडिया पर चले जाइए। जिस तरह की बयानबाजी और मीमबाजी चल रही है उसे शायद मैं नेशनल टीवी पर नहीं दिखा सकता, मगर ये स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है राजनीति का, और देश की जनता को जानना चाहिए। ये चीजें हैरान करती हैं। ऐसा पहले शायद ही देखने को मिला। एक तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी को नोटिस भेज रहा है, पीएम के खिलाफ आपने पनौती या फिर उस दौरान जेब कतरा या अमीरी के लिए कर्ज माफी करने वाला इस तरह से कहा। तो क्यों कहा? चुनाव आयोग पूछ रहा है, जवाब मांग रहा है 25 तारीख तक।
आमतौर पर चुनाव आयोग की सख्ती के बाद से ऐसे विवाद खत्म होने लगते हैं, लेकिन इस बार ये बढ़ता जा रहा है। शायद इसकी वजह भी राहुल गांधी ही है। जब पार्टी का सबसे बड़ा नेता इस तरह से गलत बयानी करेगा, जहर जुबानी करेगा, तो उसके नीचे के नेताओं का या उसके साथ के नेताओं का हौसला बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक कदम आगे जा करके बदजुबानी करने लग जाएंगे। कांग्रेस में इस वक्त यही हो रहा है। इस पर बीजेपी भड़की हुई है और वो लगातार कांग्रेस के ऊपर सवार है। वो जवाब दें। मतलब क्या मतलब है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रधानमंत्री बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में एक शिष्टाचार तो रखना पड़ेगा ना। राहुल गांधी क्या सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं? क्या हो गया है उनको? वो हिंदुस्तान की राजनीति में इसीलिए हैं कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के परपोते हैं। इसी कारण ना है। उनकी क्षमता क्या है देश जानते हैं। तो प्रधानमंत्री के वंशावली में आने पर जो दावा करते हैं राजनीति करने का, वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे, शर्मनाक शब्दों का प्रयोग करेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। यहाँ के लोगों के बीच में नेताओं की राय ठीक रहे, लोकतांत्रिक माहौल बेहतर हो, दुनिया में भारत के प्रजातंत्र के बारे में चर्चा हो, इसके बारे में जनता का जागरूक होना और नेताओं को इस पर सोचना दोनों ज़रूरी है। वक्त आगे निकल गया और हालात ऐसे ही लगातार ख़राब होते चले गए, स्तरहीन राजनीति होती चली जाएगी, तो फिर यह लोकतांत्रिक माहौल विषैला हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा और इसमें और कुछ नहीं, देश की सेहत खराब होगी। राहुल गांधी कांग्रेस के छोटे मोटे नेता नहीं हैं। वे कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी में उनको भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है। बदजुबानी देश के सियासी माहौल को जहरीला कर रहे, उनको ये सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो तेलंगाना में खुद प्रधानमंत्री के बाप को चुनाव में घसीट चुके हैं, उनको ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ बुरा कहा है। उनके मुताबिक चुनाव है और बीजेपी इस मामले को जानबूझ करके तूल दे रही है। उसका उत्तर देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई सी बड़ी यानी टीका टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन वो लोग चुनाव है इसीलिए उसको बहुत एक हाइप क्रिएट करके बोल रहे हैं और वो नोटिस का जवाब हम देंगे। देश की राजनीति का जो स्तर होता चला जा रहा है, आज चर्चा हम उसी रास्ते पर कर रहे हैं। देश के बड़े नेता मर्यादा भूल रहे हैं, बिगड़े बोल लगातार बोल रहे हैं। लेकिन एक दौर इस देश में रहा है जब संसदीय मर्यादा का नेता बाकायदा ख्याल रखते थे। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर सियासी हमला करते समय या एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते समय उस लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखते थे। जैसे मैंने शुरुआत में वाजपेयी जी और सोमनाथ दा की घटना सुनाई, वैसे ही कुछ और वाकई आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज आपको चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सुषमा स्वराज जैसे नेताओं के भाषणों के जरिए यह बताना दिखाना चाहता हूँ कि क्या दौर था और क्या दौर आ गया है। फ़र्क आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। संसद में बहस चल रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बेरोजगारी पर घेर रखा था। उनके सामने विरोधाभास को वो रख रहे थे। कैसे एक तरफ कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, बंद हो रही हैं और बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री वादा कर रहे हैं, वो कह रहे थे। आप सुनिए चंद्रशेखर ने अपनी बात अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के विरोध में किस तरीके से सदन के भीतर रखी। हमारी कंपनियां बंद हो रही हैं, आप बेरोजगार मिटाने का वादा इस एजेंडा में करते हो और चाहते हो कि देश इस पर विश्वास करे कि आप बेरोजगार मिटा दोगे। क्या ये देश चलाने का रास्ता है? क्या ये सब काम हुए हैं सरकार बनने के बाद? और मैं आपकी सरकार से जानना चाहता हूं, खासतौर से प्रधानमंत्री जी आपसे, क्या इस तरह से झूठे वादों के ऊपर लोगों को भ्रम में डालकर बहुत आशा दिलाई जा चुकी,
बहुत लोगों के दिलों में विश्वास दिलाया गया, बहुत बार विश्वास टूटे, एक बार फिर उस विश्वास को अगर आप तोड़ेंगे तो शायद ये जनतंत्र टूट जाएगा। और इसीलिए हम आपके इस विश्वास तोड़ने की कला का विरोध करते हैं। विश्वास तोड़ने की कला का विरोध करते हैं। मसला इतना ही नहीं है। चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर की किताब से अल्पसंख्यकों के बारे में जिस विचारधारा को रखा गया था उसका विरोध किया। आप देखिए कि शालीनता से उन्होंने आरएसएस के सर्वोच्च नेता के बारे में अपनी राय सदन के सामने रखी, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी खड़े हुए थे और उन्होंने चंद्रशेखर को करेक्ट किया था। इतने गंभीर विषयों पर भी बिना किसी शोर शराबे की बात होती थी और सब कुछ गर्म रहता था, माहौल तना रहता था, लेकिन शब्द और भाषा वो मर्यादा के दायरे में थी। 1939 में इसी देश में किताब छपी थी, वी इंडियन नेशनहुड डिफाइंड। उसमें लिखा है, एक प्योरिटी ऑफ रेस का रास्ता हमको हिटलर ने बताया है, भारत के लिए वो रास्ता देखने और समझने योग्य है। उसमें लिखा है कि माइनॉरिटी को नागरिकों का अधिकार नहीं होगा। उसमें लिखा है कि ये हमारे देश में केवल एक अतिथि के रूप में है, जितने दिन बहुमत के लोग हैं चाहे रहे, नहीं तो उनको इस देश से बाहर जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इसमें बैठे हुए सब प्रमुख बीजेपी के लोग और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं उस किताब को पढ़े होंगे। 1939 में लिखी गई उस किताब का क्या कभी आपने खंडन किया? क्या कभी आपने कहा कि उसमें हिंदुत्व की जो परिभाषा दी गई है उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बीजेपी सहमत नहीं है? आसान है आडवाणी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, ये कह देना कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी इस बात से सहमत नहीं है। क्या आप में ये शक्ति है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से असहमत जाहिर कर सकते हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता। उस पुस्तक के जिसका उल्लेख किया आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी ने, उसके लेखक ने ही उससे अपने को असहमत किया। गुरुजी ने कहा कि मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं चाहूंगा अगर ये बात है तो फिर आरएसएस को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कहे कि उस पुस्तक में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उससे आरएसएस असहमत है और उससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। अगर ये बात वो अगर हो जाए तो ये बात बहुत अच्छी है। वैचारिक टकराव है, सैद्धांतिक मतभेद है, और मतभेद, असहमतियां लोकतंत्र के लिए प्राणवायु होती हैं। आप देखिए कि विचारधारा के स्तर पर टकराव है और अपनी अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन संसदीय गरिमा और परंपरा के अंतर। अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर के कई किस्से हैं। दोनों घनिष्ठ मित्र। चंद्रशेखर अटल बिहारी वाजपेयी को व्यक्तिगत तौर पर गुरुजी कहा करते थे। उनकी स्पीच वे बहुत पसंद किया करते थे। कई बार ऐसा हुआ जब अटल जी के भाषण के बीच अगर कोई टीका टिप्पणी करता तो चंद्रशेखर खुद उठ करके स्पीकर से शिकायत करते थे। इसके बावजूद संसद में जब भी उन्हें मौका मिलता, अटल जी पर तंज कसने या उनका विरोध करने से वो नहीं चूकते थे। आप फिर सुनिए। जी, आप जानते हैं मैंने आज से नहीं 1967 में कहा था, गुरुदेव आपको, उस बात को दोहराता रहा, गुरुदेव आप रास्ते से भटक रहे हो और आपका भटकाव जो होगा वो देश के लिए बड़ा कीमती पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको चेतावनी देने के लिए आज खड़ा हुआ हूं और देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि ये एजेंडा जो है, ये एजेंडा केवल विश्वासघात का एक दूसरा दस्तावेज है और जिससे देश को बर्बादी होगी। इसलिए मैं इस विश्वास मत के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। लालू प्रसाद यादव जब भी सदन में बोला करते थे तो माहौल बड़ा हल्का फुल्का हो जाया करता। हंसी मजाक वाला अंदाज उनका रहता था तो गंभीर से गंभीर बात भी वो अपने अंदाज में कह जाया करते। संसद के अंदर बड़े ही चुटीले तरीके से लालू विपक्षी नेताओं की खिंचाई करते थे।
सामने वाले भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। लालू प्रसाद यादव ने संसदीय लोकतंत्र में अपनी जगह भले ही हल्के फुल्के अंदाज में बात करने वाले नेता की रखी, लेकिन वो जो लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा रही उसका उन्होंने हमेशा पालन किया। कि राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग बैठ गए टीवी पे और हम लोग इंतजार में थे कि चेतनशील व्यक्ति हैं, गलत कुसंगति में फंसे हुए थे, अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापते रहे लिपटे रहत भुजंग। इसका यह मतलब ये हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं अगर कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के को पूरा चंदन को विषधर लपेट के रखता, चंदन पर उसका असर नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हम जैसे लोगों को बताने वाले, सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, लेकिन धरती ज्यों के त्यों है और खामोश है। ये जो मन है, ये मन इतना मतवाला है कि चेतता नहीं। जा सुनिए उसमें हम सब लोग हैं। आप सुनिए भाई, उसमें हम सब लोग हैं। हाँ वो बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लालू प्रसाद यादव, एक वो लालू प्रसाद यादव और एक आज के लालू प्रसाद यादव जो राहुल गांधी के ज़ुबान से ज़ुबान मिला करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो पनौती ही हैं। जब राजनीति का स्तर गिरता है, समय गिरता है, तो इंसान का भी पतन होता है। इस बात की गवाही हैं लालू प्रसाद यादव। अटल बिहारी वाजपेयी का अंदाज सबसे अलग था संसद में, और जब भी संसदीय लोकतंत्र की बात देश में होगी तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों का उल्लेख किया जाएगा। उनकी जो भाषण शैली थी उसके सब दीवाने थे। संसद के अंदर सोनिया गांधी की चिट्ठी पर गुस्सा होने के बाद भी उन्होंने मर्यादा का पूरा ध्यान रखा, अपनी बात मजबूती से रखी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का फैसला सर्वोपरि है। अगर कोई मतभेद है तो आप भाषा की मर्यादा तोड़ने पर आमादा मत होइए। कौन गलत है कौन सही है, फैसला जनता करती है लोकतंत्र में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सोनिया गांधी के बयान से नाराज थे और उनको चुभी थी बात, तो उन्होंने सदन में सोनिया गांधी का विरोध किया अपने तरीके से। It is a government that has betrayed the mandate. किसको आप किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। लेकिन ये क्या है? सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। तमाम नेता जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को सींचा है, संवारा है, सहेजा है, उनको लगता है कि सत्ता चली जाएगी, लोग चले जाएंगे, देश रहेगा, और लोकतंत्र का मजबूत रहना देश के सबल और प्रखर रहने के लिए बहुत आवश्यक है। इस बात की पैरवी वो लोग करते रहे। लेकिन आज की तारीख में लोकतंत्र और लोक, इन दोनों की चिंता कम है। सत्ता की खातिर राजनीति का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है और यह भारत के लिए चिंता की बात है। वो आधा हिस्सा,
जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।